हेलो दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो हमारे पास एक आकृति दी है और इसमें पूछा है कितने त्रिभुज है। इसकी एक बहुत बढ़िया सी ट्रिक आपको समझाता हूँ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। डेली ऐसा ही एक प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा शाम को 7 बजे। रोज हमारी क्लासेस 7 बजे आती है, तो आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बढ़िया लगेगा ना सेशन भाई, लाइक करके जरूर जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास ऐसे एक त्रिभुज है और उसमें से ऐसे लाइंस बनी है, तो हम यहाँ नंबरिंग करते हैं एक से स्टार्ट करते हुए, 1 2 3 जहाँ तक जाएगा। मान लीजिए 4 है, 4 तो जहाँ तक जाएगा इन सबको नंबरिंग करते रहेंगे। फिर जब नंबर पूरे हो जाएंगे तब हम इन्हें जोड़ देते हैं। 1 और 2 3, 3 6 और 4 10। यहाँ से 10 त्रिभुज आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे करके आप लोग त्रिभुज प्राप्त कर सकते हैं जब भी आपके पास ऐसे बीच में से लाइंस ऐसे जाई हुई हो। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना, तो इसमें ये ट्रिक बहुत काम आती है। और एसएससी का कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें ये ना पूछे जाते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस ट्रिक का यूज करते हैं। जैसे मैं ऊपर से यहाँ आया और यहाँ गया, तो इसमें से 2 रेखाएं आई है। तो यहाँ 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6, मुझे मिलेंगे 6 त्रिभुज। ठीक है, अब इसी चीज को यूज करते हुए अगर मैं इधर आ जाता हूं इस वाले में, इसमें, तो इसमें क्या होगा। अब मैं से ब्लू से बना लेता हूं तो आपको समझ में आएगा कि क्या मैं कहना चाहता हूं। ये देखो यहां, अब मैंने नंबरिंग करनी स्टार्ट करी तो 1 2 और 3, तो 3 2 5 और 1 6 होगा। ठीक है, लेकिन आप ये देखो, ये वाला त्रिभुज जो है ये दोनों में आ गया। तो जब भी जो कॉमन एरिया होगा, ये वाला त्रिभुज दोनों में आ रहा है, तो ये एक ही तरफ काउंट करना है। तो इसका मतलब हमें इस 6 की जगह क्या यूज करना है, इस 6 की जगह 5 यूज करना है। तो 6 + 5 त्रिभुज, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी आप फटाफट से ऐसे काउंट करते जाओ और आपको आपके आंसर मिलते जाएंगे। अब उधर वाला हो गया, तो अब हम इधर चलते हैं। इसमें देखो, आप यहाँ से ऐसे मैं जाऊँगा, फिर से ये 2 रेखाएं हैं, तो यहाँ से फिर 6 त्रिभुज। लेकिन ये वाला जो है त्रिभुज पहले ही काउंट हो चुका है, तो यहाँ से भी मुझे कितने मिलेंगे, 5 त्रिभुज। फिर मैं इधर वाली रेखा पे ऐसे आऊँगा, तो यहाँ से मुझे फिर से 2 रेखा यहाँ मिली है, तो यहाँ से 6 मिलेंगे। लेकिन 6 में से एक पहले काउंट हो चुका है। कौन सा काउंट हो चुका है वो आप ये समझे, ये वाला हम पहले काउंट कर चुके हैं। तो यहाँ से फिर से 5 त्रिभुज। अब ऐसे कर करके आप लोग इसे काउंट करते रहेंगे। अब मैं इधर आऊँगा, तो इधर आने पर मुझे फिर से 2 रेखाएं आ रही हैं, तो फिर से 6, लेकिन ये वाला पहले ही काउंट हो चुका है, तो फिर से 5 त्रिभुज। ऐसे करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास बचता है ये लास्ट वाला। ऐसे अगर मैं जाऊँ इसमें, तो इसमें फिर से 6 होंगे, लेकिन इसमें से ये वाला पहले इधर काउंट हो चुका है जो ये वाला लिया था, और ये वाला सबसे स्टार्टिंग में जब इधर लिया था उसमें काउंट हो चुका है। तो 2 हटा देंगे, इस बार 5 नहीं होंगे, इस बार 4 ही रह जाएंगे। तो ये हो गया। इसको बिल्कुल आसानी से आपने ट्रिक के साथ कर लिया। बस ध्यान क्या रखना है कि जो पहले काउंट हो चुके उसको रिपीट नहीं करना है। फिर देखने बड़े त्रिभुज, जैसे मैं यहाँ से चलूँ और यहाँ तक जाऊँ तो एक बड़ा त्रिभुज, और यहाँ से यहाँ ऐसे आऊँ तो एक बड़ा त्रिभुज। 2 त्रिभुज मुझे ये प्राप्त हुए। अब इनको काउंट कर सकते हैं। 6 दूनी 12, ये यहाँ पर हमने पहले समझा था, यहाँ से स्टार्ट है। 6 और 10 16, 5 21, 21 5 26, 4 30 और 2 32। कंफ्यूज नहीं होना, ये स्टार्टिंग में मैंने करके दिखाया था। स्टार्टिंग हमने यहाँ से करी है। ठीक है, तो ये 32 त्रिभुज टोटल यहाँ मिलेंगे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं जो ये ट्रिक मैंने समझाई है इसको कितना ईजिली आप यूज कर सकते हैं। देखो मैं फिर से एक बार रिकैप करता हूँ। ये लेना है 1, ये लेना है 2, ये लेना है आपको 3, ये लेना है 4 और ये लेना है 5। ऐसे ये वाला 5, तो 5 अंक 30। 30 में से एक ये काउंट हो चुका है, 1 2 और एक ये 3, एक ये 4 5। ठीक है, ऐसे करके जो एक्स्ट्रा काउंट हो चुके हैं उन्हें हटा देंगे और सेकंड्स में आंसर आप लोग निकाल लेंगे। तो 32 त्रिभुज यहाँ टोटल मौजूद थे। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या के बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर जिसमें हमारे पास कहीं एक संख्या मिसिंग होती है। जैसे यहाँ ये क्वेश्चन मार्क है, तो इस जगह पर बाकी दोनों फिगर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 96 लिखा हुआ है, यहाँ पे 42 लिखा हुआ है। तो 96 कैसे आया, 42 कैसे आया, इन दोनों संख्याओं का प्रयोग करके वो हमें देखना है। तो ऐसे उसमें ना आपके पास जब ये भी संख्या बड़ी है, ये भी बड़ी और ये भी बड़ी,
तब जब हमारे पास ऊपर की दोनों संख्या छोटी होती है और नीचे बड़ी संख्या होती है तो ऊपर वालों को हम डायरेक्ट गुणा करके नीचे आंसर ले आते हैं, लेकिन यहाँ ऊपर भी बड़ी संख्या है नीचे भी बड़ी संख्या है, ठीक है। तब हमें क्या करना होता है, तब हम गुणनखंड पे जाते हैं। हम ये देखते हैं कि ये संख्या किस किस की गुणा से बनी है। जैसे 7 छंग 42 से बनी है। अगर मुझे इस संख्या से 7 मिल जाए और इससे 6 मिल जाए तो मेरे गुणा होकर ये 42 बन जाएगा। तो इससे 7 कैसे मिल सकता है, 14 का आधा होता है 7, और 24 से 6 कैसे मिलता है, 1/4 होता है। 4 से भाग करूं तो 4 × 24, तो ऐसे मिला। ये देखो तो 7 छंग 42 मुझे मिल गया। तो यही चीज हमें देखने, क्या हमें अगले वाले में भी ऐसे मिल पा रही है संख्या। तो इसका हमने किया था आधा, तो क्या हो गया 32, और इसका करना है 1/4, तो 4 से भाग करेंगे तो 4 × 12, और देखें इनकी गुणा तो 32 × 96, तो हमें मिल गया। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं कि सर यहाँ 18 तो 4 से भाग नहीं होता है, तो आपको 4 से भाग नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसका तो हमें आधा चाहिए ना, तो ये तो हो रहा है, इसे कर दो, ये आ गया 16, तो ये संख्या 16 बन गई और ये बन गई 18/4। अब हम इन दोनों की गुणा करते थे तो इनकी भी ऐसे ही गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा 16 × 18/4। तो इसे काट दो, 4 चौक 16 और 18 चौक 72, ऐसे। तो क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा, 72 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हुआ होगा कैसे लॉजिक आप लोगों को फाइंड आउट करना है। नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में चिन्ह, ये आपका ट्रायंगल का जो चिन्ह है उसके सामने पूछा कौन आएगा। सामने का मतलब होता है विपरीत कौन होगा। विपरीत वो होता है जो उसके साथ में नहीं होता है। तो इसके लिए आप लोगों को एक ट्रिक सिखाता हूं। आप देखो ट्रायंगल कहां पर है, ट्रायंगल है यहां पर। जब आपको ट्रायंगल सिर्फ एक ही जो है उसमें दिया हो पासे में, तो अब आप उसके बाकी 2 चिन्हों को देखेंगे। जैसे यहाँ भाग और प्लस है, तो ऐसी डाइस ढूंढो जिसमें भाग और प्लस दोनों आ रहे हो। यहाँ प्लस है, भाग नहीं है। यहाँ तो प्लस और भाग दोनों ही नहीं है। यहाँ प्लस और भाग, अगर दोनों, ये दोनों साइन इसमें भी मौजूद है, तो इसका ये बचा तीसरा साइन और इसका तीसरा साइन एक दूसरे के हमेशा विपरीत होंगे। तो इसके विपरीत क्या आएगा, सर्कल आएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कब लगाना है, जब 2 साइन एक जैसे 2 पासों में मौजूद हो, जैसे इसमें और इसमें। तो बचा तीसरा और इसका बचा तीसरा एक दूसरे के हमेशा विपरीत होते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। तो जर्मनी से मार्क संबंधित है, तो जर्मनी और मार्क में जो रिलेशन है मोरक्को का, वही रिलेशन आपसे पूछा गया है। तो मार्क जो है ना, जर्मनी की जो है करेंसी है, मतलब वहाँ का लेन देन जो है मार्क में होता है। जैसे हमारे यहाँ का लेन देन रुपये में होता है, रुपया हमारी यहाँ की करेंसी है, तो वैसे ही जर्मनी की करेंसी मार्क है। तो हमसे मोरक्को की करेंसी एक तरीके से पूछी गई है, और मोरक्को में जो करेंसी है वो दिरहम चलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी महीने के 3 दिन बाद, अब किसी महीने के 3 दिन बाद की बात नहीं करेंगे। उसने कहा 4 तारीख को शनिवार आता है। अगर वो यहाँ तारीख ना देता, वो कहता 4 दिन बाद या 3 दिन बाद, जो जैसे इसने बोला है ऐसा होगा वैसा होगा, तो उससे संबंधित रखते। लेकिन यहाँ उसने सीधा बोला है 4 तारीख को शनिवार आता है। तो इसका मतलब ये जो पहली लाइन है ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। अब हमें सीधा पता चल गया कि 4 तारीख को शनिवार है, बस यहाँ से ऐसे उठाना है, ठीक है। अब उसने कहा उसी महीने को 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। अगर आपके पास कोई भी डेट दी है और उसका दिन दिया है, जैसे 4 तारीख को शनिवार है, अगर आप उसमें 7 जोड़ोगे तो 4 और 7 11 अगर आएगा, उसको भी वही दिन होगा जो 4 को था, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो इसलिए डेट में 7 जोड़ के वही दिन रिपीट हो जाता है। तो अगर हम देखें 11 तारीख को फिर से शनिवार होगा, 11 में अगर मैं 7 जोड़ दूं तो 18 को फिर शनिवार होगा, 18 में 7 जोड़ दूं तो 25 को फिर शनिवार होगा। आपको जब तक जोड़ते रहना है, जब तक कि आप उस तारीख के पास ना चले जाओ जो उसने पूछी है। जैसे यहाँ 27 पूछा है, तो 25 को भी अगर शनिवार है तो 26 को क्या होगा, रविवार। 27 को क्या होगा, सोमवार। 2 दिन बाद की बात कर रहा है, तो शनिवार से 2 दिन बाद सोमवार होता है, तो इसलिए 27 तारीख को सोमवार होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस आरेख का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। तो कौन कौन दिया है यहाँ, खिलाड़ी, क्रिकेटर, बल्लेबाज। तो अब हमें क्या करना होता है, हमें एक दूसरे के बीच में संबंध निकालना होता है। जैसे पहले का दूसरे से और पहले का तीसरे से। तो खिलाड़ी क्रिकेटर, तो क्रिकेटर जो होता है वो खिलाड़ी होता है, और खिलाड़ी बल्लेबाज, तो बल्लेबाज भी खिलाड़ी होता है।
लेकिन अगर यहाँ बात करूं दूसरे की तीसरे से, पहले को दूसरे और तीसरे से रिलेट करना है, फिर दूसरे को तीसरे से रिलेट करना है। क्रिकेटर बल्लेबाज, तो सारे बल्लेबाज क्रिकेटर होते हैं, तो और सारे क्रिकेटर खिलाड़ी होते हैं, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि बल्लेबाज अगर ये है तो वो सारे बल्लेबाज क्रिकेटर होंगे और सारे क्रिकेटर खिलाड़ी के अंदर आते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आरेख में यहाँ दर्शाया गया है। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से 9वें तथा दाईं ओर से 10वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? अगर आपसे एक तरफ बाईं तरफ और एक तरफ दाईं तरफ का अक्षर दिया हो तो आपको क्या करना है? बाईं तरफ वाले को दाईं तरफ वाले में जोड़ देना है, तो 19। अब जो आपके पास बचे हैं, टोटल होते हैं हमारे पास 26 अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर, तो आपको देखना है 26 में से आपने 19 यूज कर लिए तो कितने बचे? 7 बचे हैं। तो आपको क्या करना है, इधर से जो 9वां था 9वें के आगे जाना है और इधर जो था इधर से 10वें नंबर पे था तो इधर आना है। अब आपको एक एक चीज समझनी है, तो 9वें नंबर पे और इधर 10वें नंबर के बिल्कुल बीच में 7 अक्षर है। 7 अक्षर का क्या मतलब होता है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 अगर मैं उधर छोड़ दूं 3 उधर छोड़ दूं तो ये बीच वाला अक्षर होता है। इसका मतलब क्या है कि मुझे चौथा नंबर चाहिए, 9 के बाद चौथा, तो 9 में 4 ऐड कर देंगे तो 13 नंबर पे जो होगा वो इनके बीच में होगा और 13 नंबर पे एम होता है। लेकिन इतना ये लाइनें वगैरह एग्जाम में नहीं बनानी है, तो आपको क्या करना है, जो ये नंबर आएगा ये अगर विषम संख्या है तो इससे अगली संख्या का आप आधा करोगे, 8 का आधा 4, जो ये आएगा इस 9 में जोड़ दोगे तो 13वें नंबर पे जो अक्षर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, वो बीच में आ जाएगा। उन राजनेताओं की संख्या बताइए जो केवल हिंदी भाषी हैं, तो मतलब हमें राजनेता और हिंदी के बीच में जो कॉमन लोग हैं उनको लेना है। तो राजनेता कौन है? ये वाले, और हिंदी भाषी कौन है? ये वाले। इन दोनों में जो कॉमन है वो हमें लेना है, ठीक है। अब उसने कहा है केवल, अगर वो केवल नहीं बोलता तो हम इसको भी लेते, 15 को भी लेते, लेकिन अभी हम सिर्फ 16 को लेंगे, हमें अंग्रेजी भाषा वाले नहीं लेने हैं क्योंकि उसने केवल हिंदी भाषा बोले हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले आप अंग्रेजी भाषी जो नहीं चाहिए उसको लेंगे और उनको अलग कर देंगे। इनमें से कोई भी संबंध, आपको कोई भी संख्या नहीं लेनी है, ठीक है। अब हिंदी भाषी ये रहा और आपका राजनेता ये रहा, इन दोनों में कॉमन कौन है? 16, तो वो आपका आंसर होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वो केवल नहीं बोलता तो केवल हटा देता यहाँ से, फिर हमें ये भी लेना था 16 और ये 15 भी लेना था, फिर दोनों लेते हैं। सभी छात्र स्नातक है, कथन दिया है, उससे निष्कर्ष निकलेंगे और उनसे हमें बताना है कौन सा सही होगा। उसने कहा सभी छात्र स्नातक है, छात्र लेंगे और छात्र स्नातक के अंदर आएंगे। ये छात्र है और ये सारे के सारे स्नातक हैं। कुछ छात्र तैराक हैं, तो इसको यहाँ समझने के लिए मैंने इसको यहाँ फिगर में रखा है, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। उसने कहा सभी छात्र स्नातक है, तो ये छात्र है और सारे के सारे छात्र क्या हैं? स्नातक हैं। कुछ छात्र तैराक हैं, तो छात्र का कुछ हिस्सा तैराक में चला जाएगा, जैसे यहाँ चला गया, ठीक है। और उसने कहा सभी तैराक वाहन चालक है, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो अब इससे हम लोग क्या क्लैरिटी ले सकते हैं? इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि वाहन चालक स्नातक भी हैं, ये वाला हिस्सा जो है स्नातक भी हैं, और तैराक जो है कुछ तैराक छात्र भी हैं, स्नातक भी हैं, लेकिन सभी में नहीं आएंगे ये, ठीक है। उसने कहा सभी स्नातक तैराक हैं। देखो सभी स्नातक होते तो स्नातक का ये वाला हिस्सा भी तो उसमें आता तैराक में, तो ये गलत है। सभी छात्र वाहन चालक हैं, अब सारे छात्र किसके अंदर आते? वाहन चालक के, लेकिन ये वाला हिस्सा छात्र का वाहन चालक में नहीं आया, तो ये भी गलत है। तो ऐसे करके आप वैन आरेख से बहुत प्यार से समझते हैं। कुछ स्नातक तैराक हैं, अब देखो ये कुछ स्नातक हैं और ये तैराक हैं, तो स्नातक और तैराक का कुछ हिस्सा आ गया ना कॉमन, तो इसलिए कुछ वाली बात सही है। सभी तैराक स्नातक है, फिर तैराक और स्नातक सारे नहीं हो सकते क्योंकि ये वाला तैराक वाला हिस्सा स्नातक में नहीं आता, तो ये गलत है। तो केवल ऑप्शन सी, मतलब केवल निष्कर्ष सी सही है। एक खास कोड में ड्यूरेशन को हम VEBSJUOP लिख सकते हैं। तो इसमें आप लोग देखो जो हमारे पास DURATION है, इसमें हमने लिखा है VEBSJUOP।
आपको क्या देखना है, सबसे पहले जब भी ऐसे आपके पास कोडिंग के क्वेश्चन आएंगे तो आपको देखो पहला लेटर पहले लेटर से संबंधित तो नहीं है, डी और वी काफी दूर है, लेकिन हम क्रॉसिंग मेथड भी लगा सकते हैं। क्रॉसिंग मेथड में क्या होता है, पहला आखिरी से संबंधित या फिर पहला दूसरे से संबंधित। अब डी आता है 4 नंबर पे और ई होता है 5 नंबर पे, तो पहला दूसरे से संबंधित हो गया। अब यू के जस्ट बाद वी आता है, आर के बाद एस आता है, ए के बाद बी आता है, टी के बाद यू, आई के बाद जे, ओ से पी, एन से ओ। तो क्या है, दो दो के पेयर में क्रॉसिंग मेथड लगाया हुआ है, इसको क्रॉसिंग मेथड बोलते हैं, दो दो के पेयर में चला हुआ है। तो इसी को यूज करते हुए हम अपना आंसर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे तो हम दो दो के पेयर में चलाएंगे, तो वी ई लेंगे, वी ई, तो वी से अगला यहां लिखना है W, E से अगला यहां लिखना है F, तो F W से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि भाई ऐसा तो हमें कोई ऑप्शन दिया नहीं है। अब अगर हमें ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा। अब हम देखें तो ये माफ कीजिए, ये तो इसका कोड था। ठीक है, ये तो फाइंड ही नहीं करना, इसको छोड़ो भाई, मैंने गलत कर दिया, फोरकास्ट पे देखना है। अब हमने ऊपर सही किया था तो, लेकिन हमने क्वेश्चन ही गलत उठा लिया। ये देखना है, एफ ओ को देखना है। एफ से आगे कौन होता है, एफ से आगे जी, ओ से आगे पी, तो पी जी, दो दो के पेयर में चलना है। फिर हम लेंगे आर ई को, आर ई से आगे होता है एफ, आर से आगे होता है एस, तो पी जी एफ एस। पी जी एफ एस कौन से ऑप्शन में दिया है, पी जी एफ एस 2 ऑप्शन में दिया है, इसलिए इसके आगे भी चलेंगे। सी ए है, सी ए से आगे आता है बी और सी से आगे आता है डी, तो बी डी, बी डी किस में है, यहां पर है, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां ए यू तथा टी की माता है, तो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके ब्लड रिलेशन से संबंधित होते हैं तो उसमें हम एक वैन आरेख तैयार करते हैं। उसने कहा ए यू तथा टी की माता है, यू और टी की माँ कौन है, ए है, तो इन दोनों की माँ है, तो हम इसे ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, यहां हमने लिख दिया इसकी माँ है। ठीक है बच्चों, अब टी जे की बहन है, टी जो है वो जे की बहन है, जे को यहां बना लो, टी है उसकी बहन, इसको यहां बना दो। ठीक है, ये हो गया। जे एम का पुत्र है, जे जो है एम का पुत्र है, लेकिन ये भी तो हमने देखा है तो टी का पुत्र है, तो अगर टी का भी पुत्र है और किसी और का, उसने कहा ए यू तथा टी की माता है, तो यहाँ ए आएगा ऊपर। ठीक है, नीचे टी आएगा। अब उसने कहा है जे एम का पुत्र है, तो जे की माँ ए हुई तो उसका पिता होगा फिर एम, तो इसे एम को यहाँ ऊपर बना दो, ये इनका पिता हो गया, ये ए और एम पति पत्नी हो गए। पी का विवाह यू के साथ हुआ है, पी का विवाह यू के साथ हुआ है पी का विवाह। ठीक है, यू के की पुत्र वधु है, यू जो है के की पुत्र वधु है। पुत्र वधु कौन होती है, पुत्र वधु होती है बेटे की बहू, तो पी के पिता होंगे के का पुत्र होगा पी और उसकी पुत्र वधु का मतलब है यू, उसकी पी की पत्नी होगी। तो अब आपसे पूछे पी एम से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो यहाँ आपको सारी बातें क्लियर होगी। ए और एम है जो है पति पत्नी, एम पति ए पत्नी, उनके 3 बच्चे हैं यू टी एंड जे। यू जो है लड़की है, उसकी शादी पी से हुई और पी के पिता है के, ये समझ आ गया। तो पी एम से किस प्रकार संबंधित है, एम की बेटी है यू और बेटी का पति है पी, तो बेटी के पति को कहते हैं दामाद, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसा लगा आज का प्रैक्टिस सेट, कमेंट करके भैया बताना, और बढ़िया लगा है तो यार लाइक कर देना और शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक। कल फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।